अध्याय 16 मध्य एशिया संपर्क और उसके परिणाम। लगभग 200 ईस्वी के प्रारंभ का जो काल प्रारंभ होता है उसमें मौर्य साम्राज्य जैसा कोई बड़ा साम्राज्य नहीं दिखाई देता। उस काल में मध्य एशिया और भारत के बीच घनिष्ठ और व्यापक संबंध स्थापित हुए। पूर्वी भारत, मध्य भारत, दक्कन में मौर्यों के स्थान पर कई स्थानीय शासक सत्ता में आए, जैसे शुंग, कर्ण, सातवाहन। पश्चिमोत्तर भारत में मौर्यों के स्थान पर मध्य एशिया से आए कई राजवंशों ने अपना शासन आसन जमाया। इसमें कुषाण सर्वाधिक प्रसिद्ध हुए। हिंद यूनानी लगभग 200 ईस्वी पूर्व बार बार हमले होने लगे। सर्वप्रथम यूनानियों ने हिंदुकुश पार किया और उत्तर अफगानिस्तान के अंतर्गत आमू दरिया ओक्सस के दक्षिण में बैक्ट्रिया पर राज करते थे। आक्रमणकारी एक के बाद एक आते रहे, परंतु उनमें से कुछ ने ही एक समय समांतर शासन किया। आक्रमण का महत्वपूर्ण कारण था सेल्युकस द्वारा स्थापित साम्राज्य की कमजोरी। इस साम्राज्य की स्थापना बैक्ट्रिया में और ईरान में संलग्न पार्थिया नामक क्षेत्र में हुई। शकों के बढ़ते हुए दबाव के कारण परवर्ती यूनानी शासक इस क्षेत्र में अपनी सत्ता जमाए रखने में असमर्थ हो गए। उधर चीन की महादीवार बन जाने से शक लोग चीन की सीमाओं से बाहर धकेल दिए गए, इसलिए उन्होंने अपना मुंह पड़ोसी यूनानियों और पार्थियों की ओर घुमाया। शकों से दबकर बैक्ट्रिया यूनानी भारत पर चढ़ाई करने के लिए मजबूर हो गए। अशोक के उत्तराधिकारी इतने कमजोर ठहरे कि वे इस काल में आई बाहरी आक्रमणों की लहर को रोक नहीं सके। भारत पर आक्रमण सबसे पहले उन यूनानियों ने किए जो हिंद यूनानी या बैक्ट्रिया यूनानी कहलाते थे। ईसा पूर्व दूसरी सदी के प्रारंभ में हिंद यूनानियों ने पश्चिमोत्तर भारत में विशाल क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। ये क्षेत्र सिकंदर के द्वारा जीते गए क्षेत्र से ही बड़ा था। कहा जाता है कि अयोध्या और पाटलिपुत्र तक चढ़ आए थे, परंतु वे लोग बाद में मिलजुल कर शासन कायम नहीं रख सकते। दो यूनानी राजवंशों ने एक ही समय पर पश्चिमोत्तर भारत में समांतर शासन किया। सबसे अधिक विख्यात हिंद यूनानी शासक मिलांदर 165 से 145 हुआ। वह विलेन के नाम से जाना जाता था। उसकी राजधानी पंजाब में साकल आधुनिक सियालकोट में थी। उसने गंगा यमुना दोआ पर आक्रमण किया और नागसेन ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ली। नागार्जुन इस नागसेन का ही समान नामांतर है। मिलांदर ने नागसेन से बौद्ध धर्म से अनेक प्रश्न पूछे। ये प्रश्न नागसेन द्वारा उनके उत्तर में एक पुस्तक के रूप में संग्रहित थे, जिसका नाम है मिलिंद पिन्हु, अर्थात मिलिंद के प्रश्न। भारत के इतिहास में हिंद यूनानी शासन का महत्व इसलिए है क्योंकि यूनानी शासकों ने भारी संख्या में सिक्के जारी किए। हिंद यूनानी भारत के पहले शासक हुए जिन्होंने जारी किए गए सिक्कों के बारे में निश्चित रूप से कहा था कि ये सिक्के किन राजाओं के हैं। पूर्व के इतिहास सिक्कों के बारे में ऐसी बात नहीं करता। उनका संबंध किसी राजवंश से निश्चयपूर्वक जोड़ना संभव नहीं था। इस सबसे पहले हिंद यूनानियों ने ही सोने के सिक्के जारी किए और इनकी मात्रा में कुषाणों में शासन में जोर बढ़ी। हिंद यूनानी शासकों ने भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत में यूनान की कला चलाई। हेलेनिस्टिक आर्ट कहते हैं जिसे। ये कला विशुद्ध यूनानी नहीं थी। सिकंदर के मृत्यु के बाद विजित गैर यूनानियों के साथ यूनानियों के संपर्क से इसका उदय हुआ। भारत में गंधार कला इसी का उत्तम उदाहरण है। शक यूनानियों के बाद शक आए। यूनानियों ने भारत में जितने भाग पर कब्जा किया था उसमें कहीं अधिक भाग पर शकों ने किया। शकों की 5 शाखाएं थीं। हर शाखा की राजधानी भारत और अफगानिस्तान में अलग अलग भाग में थी। शकों की एक शाखा अफगानिस्तान में बस गई, दूसरी शाखा पंजाब में बसी जिसकी राजधानी तक्षशिला हुई, तीसरी राजधानी मथुरा में बसी जिसमें लगभग 2 सदियों तक राज किया। चौथी शाखा ने अपनी सत्ता पश्चिम भारत में जमाई, जहां उसने ईसा की 4वीं शताब्दी के आरंभ तक शासन किया। शकों की 5वीं शाखा ने ऊपरी दक्कन पर अपना प्रभुत्व स्थापित किया। शकों ने न तो भारत के शासन का और न जनता का प्रतिरोध झेलना पड़ा। कहा जाता है लगभग 57-58 ईस्वी पूर्व उज्जैन के एक राजा ने शकों से युद्ध किया, उसे पराजित किया और अपने समय पर उन्हें बाहर खदेड़ दिया। वह अपने आप को विक्रमादित्य कहता था। विक्रम संवत का नाम संवत 57 में शकों पे उसकी विजय में प्रारंभ हुआ था। तब से विक्रमादित्य स्मरणीय उपाधि हो गया। ऊंची प्रतिष्ठा सत्ता का प्रतीक बन गया। जिस किसी ने भी कोई महान पराक्रम दिखलाया, इस उपाधि को उसी तरह धारण कर लिया गया। रोम के सम्राट अपनी अतुल्य शक्ति और पराक्रम जताने के लिए सीजर की
उपाधि लगाते थे। इस प्रथा का परिणाम यह हुआ कि भारतीय इतिहास में विक्रमादित्य की संख्या 14 पहुंच गई। गुप्त सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य तिथि सबसे अधिक विख्यात विक्रमादित्य था। भारतीय परंपराओं में यह उपाधि इतनी पाई गई भाई कि परंपरा खासकर पश्चिम भारत और पश्चिमी दक्कन में ईसा की 22 सदी तक चलती रही। यद्यपि शकों ने देश के कई भागों में अपना अपना राज्य स्थापित किया, तथापि जिन्होंने पश्चिम भारत में राज्य स्थापित किया वे कुछ लंबे अरसे तक यानी लगभग 4 सदियों तक राज करते रहे। वे गुजरात में चल रहे समुद्री व्यापार से लाभान्वित थे। उन्हें भारी संख्या में चांदी के सिक्के चढ़ाए। सबसे अधिक विख्यात शक शासक रुद्रदामन 130 से 150 ईस्वी तक हुआ। उनका ना शासन केवल सिंध में बल्कि कोंकण, नर्मदा घाटी, मालवा, काठियावाड़ और गुजरात के बड़े भाग में था। वह इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि उसने काठियावाड़ के अर्धशुष्क क्षेत्र में मैसूर झील सुदर्शन सर का जीर्णोद्धार किया था। यह झील बहुत पुराने समय में मौर्य काल की थी। दीर्घकाल में सिंचाई के काम आती थी। रुद्रदामन संस्कृत का बड़ा प्रेमी थे। भारत में आकर बसा विदेशी होते हुए उसने सबसे पहले विशुद्ध संस्कृत भाषा में लंबे अभिलेख जारी किए। पूर्व के जो भी लंबे अभिलेख इस देश में पाए गए हों सभी प्राकृत भाषा में रचित थे। पार्थिवाई या पहलव पश्चिमोत्तर भारत में शकों के आधिपत्य के बाद पार्थी लोगों का आधिपत्य हुआ। प्राचीन भारत के अनेक संस्कृत ग्रंथों में इन दोनों जनों के एक साथ उल्लेख के सल्लव शक पल्लव के रूप में मिलते हैं। वास्तव में दोनों जन समूह कुछ समय के लिए इस देश के समांतर शासन करते रहे। पार्थवी लोगों का मूल स्थान ईरान में था, जहाँ वे भारत की ओर चले। यूनानियों और शकों के विरुद्ध ईसा की पहली सदी में पश्चिमोत्तर भारत के एक छोटे से भाव पर ही सत्ता जमा सके। सबसे प्रसिद्ध पार्थी राजा हुआ गोंडोफनीश। कहा जाता है कि उसके शासनकाल में सेंट थॉमस ईसाई धर्म का प्रचार करने भारत आया था। अपने से पहले शकों की तरह पार्थियन लोग भी भारतीय राजतंत्र के और समाज के अभिन्न अंग बन गए थे। कुषाण पार्थियों के बाद कुषाण आए जो यूची और तोखारी भी कहलाए। यूची नामक एक कबीला जो 5 कुलों में बटा था। कुषाण उन्हीं में ऐसे एक कुल थे। वे उत्तरी मध्य एशिया के हरित मैदानों के खानाबाद 10 लोग थे और चीन के पड़ोस में रहते थे। कुषाणों ने पहले बैक्ट्रिया और उत्तरी अफगानिस्तान पर कब्जा किया और वहां से शकों को भगा दिया। धीरे धीरे काबुल घाटी की ओर बढ़े और हिंदुकुश पार करके गंधार पर कब्जा किया। वहां यूनानी और पार्थियों को अपदस्थ करके सत्ता जमाई। उन्होंने निचली सिंधु घाटी और गंगा के मैदानों के अधिकतर हिस्से पर भी अधिकार कर लिया। उनका साम्राज्य आमू दरिया से गंगा तक, मध्य एशिया से खुरासान से उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक फैल गया। कुषाणों ने पूर्व सोवियत गणराज्य में शामिल मध्य एशिया का अच्छा खासा भाग, ईरान का हिस्सा, अफगानिस्तान का कुछ अंश, लगभग पूरा पाकिस्तान और लगभग समूचा उत्तर भारत, इन सभी सारे भूभागों में अपना शासन साये में कर दिया। इनमें नाना प्रकार के लोगों और संस्कृतियों के आपस घुल मिल जाने का विलक्षण अवसर था। इस सम्मिलन की प्रक्रिया में एक ऐसी संस्कृति को जन्म दिया जो आज के 9 देशों में फैली हुई है। हमें कुषाण के 2 राजवंश पाते हैं जो एक के बाद एक आए। पहले राजवंश की स्थापना कैनफाइसिस नामक सरदारों के एक घराने में की। इस घराने का शासन 50 से 28 वर्षों तक चला। इसमें 2 राजा हुए। पहला हुआ काइनफाइसिस प्रथम, जिसमें हिंदुकुश के दक्षिण में सिक्के चलाए। उसने रोमन सिक्कों की नकल करके तांबे के सिक्के ढलवाए। दूसरा राजा हुआ कैनफाइसिस द्वितीय। उसने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की और अपना राज सिंधु नदी के पूर्व में फैलाया। कैटफाइसिस राजवंश के बाद कनिष्क राजवंश आया। इस वंश के राजाओं ने ऊपरी भारत और नीचे सिंधु घाटी में अपना प्रभुत्व फैलाया। आरंभिक कुषाण राजाओं ने बड़ी संख्या में स्वर्ण मुद्राएं जारी की। उनकी स्वर्ण मुद्राएं धातु की शुद्धता में गुप्त शासकों की स्वर्ण मुद्राओं में उत्कृष्ट थी। उनकी स्वर्ण मुद्राएं में मुख्यतः सिंधु के पश्चिम में ही पाई जाती थी। उनके अभिलेख न केवल पश्चिमोत्तर भारत सिंधु में ही नहीं बल्कि मथुरा, श्रावस्ती, कौशाम्बी, वाराणसी तक बिखरे मिले हैं। इससे सिद्ध होता है कि उन्होंने गंगा यमुना के दोआब के अतिरिक्त मध्य गंगा के मैदानों में काफ़ी भागों में अपने कब्जे किए। मथुरा में जो कुषाणों के सिक्के, अभिलेख, संरचनाएं, मूर्तियाँ मिली हैं उनसे प्रकट होता है कि मथुरा भारत में कुषाणों की द्वितीय राजधानी थी। पहली राजधानी आधुनिक पाकिस्तान में अवस्थित
पुरुषपुर या पेशावर थी। वहाँ कनिष्क ने एक मठ और विशाल स्तूप का निर्माण कराया। इस स्तूप को देखकर विदेशी यात्री चकित रह जाते थे। कनिष्क सर्वाधिक विख्यात कुषाण शासक था। लगता है कि उसे भारत की सीमाओं के बाहर चीनियों से हार खानी पड़े, लेकिन इतिहास में 2 कारणों से नाम थे। पहला, उसने 78 में एक संवत चलाया जो शक संवत कहलाता है, भारत सरकार द्वारा प्रयोग में लाई जाता था। दूसरी, उसने बौद्ध धर्म को मुक्त हृदय से संपूर्ण संरक्षण दिया। उसने कश्मीर में बौद्ध धर्मों का सम्मेलन आयोजित किया, जिसमें बौद्ध धर्म के महानायक महायान संप्रदाय को अंतिम रूप दे दिया। कनिष्क कला और संस्कृत साहित्य का महान संरक्षक था। कनिष्क के उत्तराधिकारी पश्चिमोत्तर भारत में लगभग 230 तक राज करते रहे और उनमें कुछ ने शुद्ध भारतीय नाम धारण किया, जैसे वासुदेव। ईरान में उठ रही सासानी शक्ति ने ईसा की 3वीं सदी के मध्य में अफगानिस्तान और सिंधु के पश्चिम के क्षेत्र में कुषाण साम्राज्य छीनकर अपने कब्जे में कर लिए। भारत में कुषाण रजवाड़े लगभग 100 वर्षों तक बने रहे। लगता है कुषाणों का अधिकार काबुल घाटी, कौपिशा, बैक्ट्रिया, ख्वारिज़्म और सोग्डियाना मध्य एशिया स्थित बोखरा समरकंद में ईसा की 3वीं-4वीं सदी में कायम रहा। इन क्षेत्रों में अनेक कुषाण मुद्राएं, अभिलेख और मणिमृत्तिकाएं पाई गई, खासकर ख्वारिज़्म, जो अरल सागर के दक्षिण आमू दरिया नदी पर अवस्थित है, के टोपाकरण नामक स्थान पर विशाल कुषाण प्रासाद खुदाई में निकला है, जो 3वीं-4वीं सदियों का है। इसने प्रशासनिक अभिलेखागार था, जहां अरेमाइक लिपि और ख्वारिज़्मी भाषा के लिखे पुरालेख और दस्तावेज रखे हुए हैं। मध्य एशिया के संपर्कों का प्रभाव। भवन और मध्यभांड। कुषाण काल में भवन निर्माण के कार्यों में उल्लेखनीय प्रगति हुई। उत्खननों में संरचना के कई स्तर मिले हैं। उत्तर भारत के विविध पुरास्थलों में कभी कभी आधे दर्जन से भी अधिक स्तर हैं, जिनमें पकाई गई ईंटों का प्रयोग फर्श बनाने में किया जाता था। खपरों टाइलों का प्रयोग फर्श और छत दोनों में किया जाता था, लेकिन सूखी और खपरा शायद बाहर से अपनाई गई वस्तु नहीं थी। इस काल में एक विशेषता ईंटों के कुओं का निर्माण भी है। कुषाण काल का अपना खास मृदभांड है लाल बर्तन, जो सादा है और पालिशदार और बनावट के मध्यम स्तर से उत्तम तक। असाधारण बर्तन है फुहारों और टोटियों वाले पात्र। इन बर्तनों में मध्य एशिया के इस काल के कुषाण स्तर में पाए गए सूक्ष्म बनावट वाले मृदभांडों की समानता है। इस प्रकार के लाल पॉलिशदार मृदभांड बनाने की कला मध्य एशिया में सुविदित थी। ऐसे मृदभांड फरगना जैसे क्षेत्रों में सम्मिलित थे, जो कुषाण क्षेत्रों में सांस्कृतिक अंचल के भीतर पड़ते हैं। उत्कृष्ट अश्वारोही सेना। शकों और कुषाणों ने भारतीय संस्कृति में नए उपादान को छोड़कर इसमें अपार समृद्ध बनाया। वे सदा के लिए भारतवासी हो गए और अपने को भारतीय संस्कृति की धारा में पूर्णतः विलीन कर दिया। उनके आसपास लिखित भाषा और कोई सुव्यवस्थित धर्म नहीं थे, इसलिए उन्होंने संस्कृति के उपादानों को भारत से लिया। वे भारतीय साम्राज्य के अभिन्न अंग बन गए और समाज को उन्होंने बहुत कुछ दिया। उन्होंने बड़े पैमाने पर उत्तम अश्वारोही सेना और अश्वारोही की परंपरा चलाई। उन्होंने लगाम और जीन का प्रयोग प्रचलित किया, जो हमें ईसा की 2वीं और 3वीं शताब्दियों के बौद्ध मूर्तियाँ दिखलाई गई। शक और कुषाण विलक्षण अश्वारोही थे। अफगानिस्तान के बेगराम में जो कुषाण काल की मिट्टी की पक्की घुड़सवारी की मूर्तिकाएँ मिली हैं, उनमें घुड़सवारी में उनकी गहरी दिलचस्पी जाहिर होती है। इन विदेशी घुड़सवारों में कई सुदृढ़ कवच लगाए भालों और बर्छियों से लड़ाई करते हुए दिखाया गया है। वे रस्सी से बना एक प्रकार का अनूठा रकाब भी लगाते हैं, जिससे उन्हें घुड़सवारी में सुविधा होती है। उनका आवागमन सुबह हो गया। शकों और कुषाणों ने पगड़ी, ट्यूनिक, कुर्ती, पजामा और भारी लंबे कोट चलाए। आज भी अफगान और पंजाबी लोग पगड़ी लगाते हैं और शेरवानी लंबे कोट का बदला रूप है। मध्य एशिया वाले ने यहाँ टोपी, निश्चितान और बूट चलाए, जिसका इस्तेमाल योद्धा लोग करते थे। इन्हीं श्रेष्ठताओं की बदौलत उन्होंने ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और भारत में अपने विरोधियों पर विजय पाई। बाद में सैनिक कौशल देश में फैल गया और तब अधीनस्थीय राजाओं ने अपने पिछले विजेताओं के विरुद्ध उसका अच्छा इस्तेमाल किया। व्यापार और खेती। मध्य एशिया के लोग के आने से मध्य एशिया और भारत के बीच घने संपर्क स्थापित हुए। परिणामस्वरूप भारत को मध्य एशिया के अल्ताई पहाड़ों से भारी मात्रा में सोना प्राप्त हुआ। भारत में रोमन साम्राज्य के साथ व्यापार के जरिए भी सोना मिला होगा।
कुषाणों रेशम में उस प्रख्यात मार्ग पर नियंत्रण कर लिया होगा जो चीन से चलकर कुषाण साम्राज्य में शामिल मध्य एशिया और अफगानिस्तान के जुगड़ते हुए ईरान जाता था और पूर्वी भूमध्य सागरीय अंचल में रोमन साम्राज्य के अंतर्गत पश्चिम एशिया जाता था। यह रेशम मार्ग कुषाणों का बड़ा आय स्रोत था और वे इस मार्ग पर कुषाणों से उगाई हुई चुंगी की बदौलत ही विशाल और समृद्ध साम्राज्य स्थापित कर सके। यह उल्लेखनीय कि भारत में बड़े पैमाने पर सोने का सिक्का चलाने का प्रथम शासक कुषाण ही थे। कुषाणों ने खेती को बढ़ाया। कुषाण काल में विस्तृत सिंचाई के पुरातत्व अवशेष पाकिस्तान, अफगानिस्तान और पश्चिमी मध्य एशिया में पाए गए। राज्य व्यवस्था। मध्य एशियाई विजेताओं ने अनगिनत छोटे छोटे विदेशी राज्यों पर अपना शासन लादे। इससे एक प्रकार की सामंतीय व्यवस्था उदित हुई। कुषाण राजाओं ने महाराजाधिराज की गौरवपूर्ण उपाधि धारण की, जिसका आशय निकलता हुआ है कि वो अनेकानेक छोटे राज्यों के राजा थे, उनसे कर पाते थे। शकों और कुषाणों ने इस भावना को बढ़ावा दिया कि राजा देवता का अवतार होते थे। अशोक देवों का प्रिय कहा जाता था और कुषाण राजा देवपुत्र कहलाते थे। ये उपाधि कुषाणों ने चीनियों से ली थी, जो अपने राजा को स्वर्ग का पुत्र कहते थे। भारत में इसका प्रयोग सम्यता राज सत्ता, मान्यता और वैधता प्रदान करने के लिए किया गया होगा। स्मृतिकार मनु ने कहा है कि राजा बच्चा ही क्यों ना उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो मानव रूप धारण करके शासन करने वाला देवता होता है। कुषाणों ने राज्य प्रशासन की छत्र प्रणाली चलाई। साम्राज्य अनेक छत्रियों में बट गया था और हर एक छत्र भी एक एक छत्र के शासन में छोड़ दिया गया था। कुछ अनोखी प्रथाएं भी शुरू की गई थी, जैसे दो आनुवांशिक राजाओं का संयुक्त शासन, जिसमें एक ही समय पर एक ही राज्य पर दो राजाओं का शासन हो सकता था। हम पिता और पुत्र दोनों को एक समय में संयुक्त रूप से शासन करते पाते हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि इस शासकों के अधीन केंद्रीकरण कम था। यूनानियों में सेनानी शासक की परिपाटी भी चलाई। सेनानी शासक मतलब मिलिट्री गवर्नरशिप। वे इसके लिए शासक सेनानियों की नियुक्ति करते थे, जो कि यूनानी भाषा में स्ट्रेटोगोस कहलाते थे। सेनानी शासकों की आवश्यकता विजित प्रजा पर नए प्रजाओं के प्रभाव जमाने के लिए होती है। भारतीय समाज के नए तत्व। यूनानी, शक, पार्थियन, कुषाण सभी भारत में अपनी पहचान अंततः खो बैठे। शने शने वे पूरे भारतीय बन गए। चूँकि उनमें अधिकांश विजेता के रूप में आए, इसलिए वे भारतीय समाज में योद्धा वर्ग में अर्थात क्षत्रिय वर्ण में समाविष्ट हुए। ब्राह्मणी समाज में उनके प्रवेश की व्याख्या अद्भुत ढंग से की गई। स्मृतिकार मनु कहते हैं कि अपने कर्तव्यों में च्युत होकर अधम क्षत्रिय ही शक और पहलव हुए। दूसरे शब्दों में उन्हें अद्वितीय स्वर्ण के क्षत्रिय का स्थान मिला। भारतीय समाज में विदेशियों का आत्मसात करना जितना अधिक मौर्योत्तर काल में हो, उतना शायद प्राचीन भारत के इतिहास में किसी और काल में नहीं हुआ होगा। धार्मिक विकास। कई विदेशी शासक वैष्णव संप्रदाय में आ गए, अर्थात जगत का पालन और रक्षा करने वाले विष्णु के उपासक बन गए। यूनानी राजदूत हेरोडेस मध्य प्रदेश में स्थित विदिशा में ईसा पूर्व लगभग 2 सदी के मध्य में वासुदेव की आराधना के लिए एक स्तंभ खड़ा किया। वासुदेव ने विश्व का बोध होता है। कुछ अन्य शासकों ने बौद्ध धर्म को अपनाया। मुख्यतः प्राकृत्य यूनानी राजा विलेंद्र बौद्ध हो गया। बौद्धाचार नागार्जुन उर्फ नागार्जुन के साथ हुआ। उनका प्रश्नोत्तर मौर्योत्तर काल के बौद्धिक विकास से अच्छा स्रोत है। कुषाण शासक शिव और बुद्ध दोनों के उपासक थे। तदनुसार कुषाण मुद्राओं पर हमें इन देवी देवताओं का चित्र पाते हैं। कई कुषाण शासक वैष्णव हो गए। इस कोटि में निश्चित रूप से कुषाण शासक वासुदेव आता है, जिनका नाम विष्णु के अवतार कृष्ण का पर्यायवाची है। महान बौद्ध महायान संप्रदाय का उद्भव। मौर्योत्तर काल में भारतीय धर्म में बहुत से परिवर्तन हुए। इनके 2 कारण थे: व्यापारी और शिल्पियों के कार्यकलाप में असाधारण तेजी का आना, मध्य एशिया में भारी संख्या में नए लोगों का आगमन। इसका विशेष प्रभाव बौद्ध धर्म पर पड़ा। नगरों में व्यापारी और शिल्पियों का जमाव बढ़ता गया। बौद्ध भिक्षु और भिक्षुणी उन व्यापारी और शिल्पियों से नकद दान लेने को दौब नहीं पाए। आंध्र प्रदेश के नागार्जुनकोंड के मध्य क्षेत्र में भारी मात्रा में सिक्के मिले हैं और बौद्ध ने उन विदेशियों का भी स्वागत किया है जो मांस खाते थे। इन सबों का अर्थ यह हुआ कि तपस्वी की तरह जीने वाले भिक्षु और भिक्षुणी के दैनिक जीवन के नियमों में ढिलाई गई। अब वे सोना चांदी छूने लगे, मांस खाने लगे और उत्तम कपड़े पहनने लगे। अनुशासन इतना शिथिल हो गया कि कुछ भिक्षु संघ को छोड़कर गृहस्थ जीवन लौट आए
बौद्ध धर्म का ये नया रूप महायान कहलाने लगा। अपने पुराने शुद्धाचारी प्यूटन रूप में बौद्ध धर्म में बुद्ध से संबंधित कुछ वस्तुओं की उनके प्रतीक के रूप में पूजा की जाती है। ईस्वी सन के प्रारंभ में उन वस्तुओं की जगह बुद्ध प्रतिमा ने ले ली। बौद्ध धर्म में मूर्ति पूजा का प्रारंभ होने से मूर्ति पूजा ब्राह्मणी समुदाय में खूब चल पड़ी। महायान उदय होने पर बौद्ध धर्म का पुराना शुद्धाचारी प्यूरिटन संप्रदाय हीनयान कहलाने लगे। सौभाग्यवश कनिष्क महायान का महान संरक्षण हो गया और उसने कश्मीर में बौद्धों की परिषद आयोजित की। पार्षदों ने 3 लाख शब्दों में एक ग्रंथ की रचना की जिसमें तीनों पिटकों और बौद्ध साहित्य की पिटारियों की पूरी तरह व्याख्या की। कनिष्क ने इस ग्रंथ को लाल ताम्रपत्रों में खुदवाया, उन ताम्रपत्रों को प्रस्तर पात्र में रखा, उसके ऊपर स्तूप बनवा दिया। यदि यह प्राचीन कथा सही है तो ताम्रपत्रों सहित इस स्तूप का पता चलने पर बौद्ध धम्मपद और सिद्धांतों में नया प्रकाश पड़ सकता था। कनिष्क ने बुद्ध के स्मारक और स्वरूप और भी अनेक स्तूप खड़े किए। कला की गंधार और मथुरा चली। विदेश शासन भारतीय कला और साहित्य के उत्साही संरक्षक हुए। उन्होंने वही उमंग दिखाई जो नया धर्म अपनाने वालों में होती है। कुषाण साम्राज्य ने विभिन्न शैलियों और देशों में प्रशिक्षित राजमिस्त्रियों और अन्य कारीगरों को इकट्ठा किया। इस कला में की गई नई नक्काशी, नई शैलियाँ विकसित हुई, जैसे गंधार और मथुरा कला। मध्य एशिया में जो मूर्ति शिल्प की कृतियाँ प्राप्त हुई उन्हें बौद्ध धर्म के प्रभाव की छाया में स्थानीय और भारतीय दोनों लक्षणों का मिश्रण पाया जाता है। भारतीय शिल्पकारों का विशेषकर भारत के पश्चिमोत्तर सीमा प्रांत गंधार में मध्य एशिया, यूनानी और रोमन शिल्पकारों के साथ संपर्क हुआ। इससे नई शैली का उदय हुआ जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं यूनान और रोम की मिश्रित शैली बनाई गई। बुद्ध के बाल यूनान रोम की शैली में बनाए गए। गंधार कला का प्रभाव मथुरा में भी पहुंचा। हालांकि ये मूलतः देसी कला का केंद्र था। मथुरा में बुद्ध की विलक्षण प्रतिमाएं बनी, परंतु इसकी जगह खनती कनिष्क की सिरोहीन खड़ी मूर्ति को लेकर भी, जिसके निचले भाग में कनिष्क का नाम खुदा है। यहाँ वर्धमान महावीर का भी कई प्रस्तर मूर्तियाँ बनी। इसी कई गुप्त पूर्व मूर्तियों और अभिलेखों को कृष्ण उपेक्षित थे, जबकि मथुरा में इनका जन्म स्थान और बाल लीला भूमि मानी जाती है। कला की मथुरा शैली ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में विकसित हुई और इसकी लाल बलुआ पत्थर कृतियाँ मथुरा के बाहर भी पाई जाती हैं। संप्रति मथुरा संग्रहालय में कुषाण कालिक मूर्तियाँ भारत भर में अधिक संग्रह हैं। इस काल में विंध्य से दक्षिण तक अनेक स्थानों में सुंदर सुंदर कलाकृतियाँ पाई जाती हैं। महाराष्ट्र में चट्टानों को काट कर सुंदर बौद्ध गुफाएं बनाई गई। आंध्र प्रदेश में नागार्जुनकोंड और अमरावती बौद्ध कला के महान केंद्र हो गए, जहां बुद्ध के जीवन की अनगिनत कथाएं पट्टों पर चित्रित की गई हैं। बौद्ध धर्म से संबंधित सबसे पुराने पट्टचित्र सांची और भरूच में पाए जाते हैं, जो ईसा पूर्व 2 सदी के हैं, परंतु हमें मूर्तिकाल का और भी विकास ईस्वी सन की आरंभिक सदियों में मिलता है। साहित्य और विद्या। विदेशी शासकों ने संस्कृत साहित्य का संरक्षण संपोषण किया। काव्य शैली का पहला नमूना रुद्रदामन के कठियावाड़ में जूनागढ़ अभिलेख में है, जिसका समय 1050 है। इसके बाद अभिलेख परिष्कृत संस्कृत भाषा में लिखे जाने लगे हैं। फिर भी अभिलेखों की रचना प्राकृत भाषा में करने की परिपाटी ईसा की 4वीं सदी या उसके आगे तक चलती रही। लगता है कि अश्वघोष जैसे कुछ महान साहित्यकारों को कुषाण का संप्रोषण प्राप्त था। अश्वघोष ने बुद्ध की जीवनी बुद्ध चरित्र के नाम से लिखी। उन्होंने सौदर नंद नामक काव्य लिखा, जो संस्कृत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। महायान बौद्ध संप्रदाय की प्रगति के फलस्वरूप अनगिनत अवदानों की रचना हुई। कई अवदान बौद्धों की मिश्रित संस्कृति की भाषा में लिखे गए हैं। अवदानों का अनंत उद्देश्य लोगों महान उपदेशों से अवगत कराना है। इस कोटि की प्रमुख कृतियाँ हैं महावस्तु और दिव्यावदान। यूनानियों ने पर्दे का प्रचलन प्रारंभ कर भारतीय नाट्य के विकास में भी योगदान दिया। क्योंकि पर्दा यूनानियों की देन है, इसलिए ये यवनिका के नाम से प्रसिद्ध हुआ। यवनिका शब्द यवन शब्द का अर्थ है और यवन शब्द अयोनी यूनानियों की एक शाखा जिसमें प्राचीन लोग परिचित थे। आयोनियन का संस्कृत अर्थ का प्रतिरूप है। आरंभ में यवन शब्द का प्रयोग यूनान के निवासियों के अर्थ में होता था, पर बाद में सभी प्रकार के विदेशियों के लिए इस शब्द का प्रयोग होने लगा। धर्मिकेतर साहित्य का सबसे अच्छा उदाहरण पाषाण का कामसूत्र है। इस काल में ईसा की 30वीं सदी माना जाता है। यह रति शास्त्र या कामशास्त्र की प्राचीनतम पुस्तक है। इसमें रति और प्रीति का विवेचन किया गया है।
जिसमें रति और प्रीति का विवेचन किया गया है। इसमें एक नागरिक या नगर जीवी पुरुष का जीवन चित्रित किया गया है, जो शहरी जीवन के विकास काल की झांकी देता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी। मौर्योत्तर काल में यूनानियों के संपर्क से खगोल व ज्योतिष शास्त्र की खूब प्रगति हुई। संस्कृत ग्रंथों में हमें ग्रह नक्षत्रों के संचार संबंधी बहुत सारे यूनानी शब्द मिलते हैं। भारतीय ज्योतिष यूनानी चिंतकों से प्रभावित हुआ। यूनानी शब्द हेरोस्कोप संस्कृत में हेरो शास्त्र हो गया, जिसका अर्थ संस्कृत में फलित ज्योतिष शास्त्र है। यूनान के सिक्के, जो कि आकृति में और छाप में उत्कृष्ट है, वस्तुतः हाथ मुद्राओं के रूप में सुधरे हुए हैं। यूनानी शब्द ड्रम्स भात का ड्रम्स हो गया। बदले में यूनानी शासकों ने ब्राह्मी लिपि चलाई और अपने सिक्कों पर कई भारतीय रूपांकन मोटिफिक चलाए। कुत्ते, मवेशी, मसाले और हाथी दांत की वस्तुएं यूनानी लोग यहाँ से बाहर भेजते थे। उन्होंने भारत की कोई दस्तकारी सीखी या स्पष्ट नहीं है। फिर भारतीयों ने यूनानियों से चिकित्सा शास्त्र, वनस्पति शास्त्र और रसायन शास्त्र की कोई महत्वपूर्ण चीज़ प्राप्त नहीं की है। इन तीनों शास्त्रों का विवेचन चरक और सुश्रुत ने किया है। चरक संहिता में उन अनगिनत वनस्पतियों के नाम हैं जिनमें रोग की चिकित्सा की दवाई बनाई जाती हैं। पौधों को कूटने और मिश्रित करने से जो प्रक्रिया बतलाई गई है, उनमें हमें मालूम होता है कि प्राचीन भारत में रसायन शास्त्र का काफ़ी विकसित था। रोगों के इलाज में प्राचीन भारतीय वैद्य मुख्यतः पौधों पर ही निर्भर थे, जिसे संस्कृत में औषधि कहते हैं, और इनसे बनी दवाएं औषध कहलाती थी। प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी लगता है भारतीयों को मध्य एशियाई लोगों से संपर्क हुआ। कनिष्क का पतलून और चुस्त पजामा और लंबे जूतों को चित्रित किया गया है। चमड़े के जूते बनाने का प्रचलन भारत में संभवतः इसी काल में प्रारंभ हुआ। भारत में चले तांबे के कुषाणकालीन सिक्के रोमन सिक्कों की नकल थे। इसी तरह भारत में कुषाणों ने जो सोने के सिक्के ढलवाए वे रोमन स्वर्ण मुद्राओं की नकल थे। जानकारी मिलती है कि भारतीय और रोमन राजाओं के बीच 2 राजदूतों का आदान प्रदान हुआ। सन 27 से 28 ईस्वी में रोमन सम्राट ऑगस्ट और सन 1000 से 1020 में रोमन सम्राट ट्राजन के दरबार में भारत में राजदूत भेजे गए। इस प्रकार भारत के साथ रोम के संपर्क और प्रौद्योगिकी नए नए तरीके विकसित हुए हैं। इस काल में शीशे के काम पर विदेशी विचार और तरीकों का विशेष रूप से प्रभाव पड़ा है। प्राचीन भारत में किसी भी अन्य काल में शीशे के काम में ऐसी प्रगति नहीं हुई जैसे कि इस काल में हुई। सातवाहन युग। अध्याय 17। राजनीतिक इतिहास। उत्तर भारत में मौर्यों के सबसे महत्वपूर्ण देशी उत्तराधिकारी में शुंग और उसके बाद कर्ण। दक्कन और मध्य भारत में मौर्यों के उत्तराधिकारी सातवाहन हुए। हालांकि बीच में करीब 100 वर्षों का व्यवधान हुआ। सातवाहन और पुराणों में उल्लेखित आंध्र एक ही माने जाते हैं। पुराणों में केवल आंध्र शासन का उल्लेख है, सातवाहन शासन का नहीं। दूसरी ओर सातवाहन अभिलेखों में आंध्र नाम नहीं मिलता है। सातवाहन पूर्व बस्तियों का अस्तित्व दक्कन के अनेक स्थलों पर लाल मध्भांड, काला व लाल मध्भांड और गेरुआ लोपित चितिन मध्भांड से प्रमाणित होता है। अनेक स्थलों पर लाल मध्भांड, काला व लाल मध्भांड, गेरुआ लोपित चितिन मध्भांड कर प्रमाणित होता है। चितिन मध्भांड से पाए जाने से प्रमाणित होता है कि इसमें अधिकांश बस्तियां लोहे का इस्तेमाल करने वाले उन महान पाषाणकाल निर्माताओं से समृद्ध है जो उत्तर में आने वाले भौतिक संस्कृति के साथ संपर्क के फलस्वरूप नए नए कल्याण कार्यकलापों के लिए प्रेरित हुए होंगे। लोहे के फाल का प्रयोग, धान की रोपनी, नगरीकरण, लेखन कला के आगमन से सातवाहनों के द्वारा राज्य के गठन के लिए उपयुक्त परिस्थितियां बन गई। कुछ पुराणों के अनुसार आंध्रों ने कुल मिलाकर 300 वर्षों तक शासन किया और यही समय सातवाहनों का शासनकाल माना जाता है। सातवाहनों के सबसे पुराने अभिलेख में ईसा पूर्व पहली सदी के हैं। उसी समय उन्होंने कर्णों को पराजित कर मध्य भारत के कुछ भागों में अपनी सत्ता स्थापित की। आरंभिक सातवाहन राजा आंध्र में नहीं बल्कि उत्तरी महाराष्ट्र में थे, जहाँ उनके प्राचीनतम सिक्के अधिकांश आरंभिक अभिलेख मिले हैं। उन्होंने अपनी सत्ता ऊपरी गोदावरी नदी घाटी में स्थापित करी, जहाँ अभी भी महाराष्ट्र में बढ़िया और तरह तरह की फसल होती थी। धीरे धीरे सातवाहनों ने अपनी सत्ता का विस्तार कर्नाटक और आंध्र में किया। उनके सबसे बड़े प्रतिद्वंदी शर्तें थे। उन्होंने अपनी सत्ता दक्कन और पश्चिमी भारत में स्थापित की। ऐसी भी अवस्था आई जब शकों ने सातवाहनों को महाराष्ट्र और पश्चिम भारत के अंदर पड़ने वाले उनके राज्य में बेदखल कर दिया। लेकिन सातवाहन वंश में ऐश्वर्य को गौतमीपुत्र सातकर्णी ने फिर वापस लाया। उसने अपने आप को एकमात्र ब्राह्मण कहा, शकों को हराया और अनेक क्षत्रिय शासकों का नाश किया। उसका दावा है उसने क्षरत वंश का नाश
किया क्योंकि उसका शत्रु नहापान इसी वंश का था। उसका दावा सही है क्योंकि नहापान जो 8,000 से अधिक चांदी के सिक्के नासिक में के पास मिले हैं, उस पर सातवाहन राजा द्वारा फिर से ढलाए जाने के चिन्ह हैं। उसने मालवा और काठियावाड़ पर अधिकार जमा लिया और जो शकों के अधीन था। ऐसा लगता है कि गौतमीपुत्र सातकर्णी का साम्राज्य उत्तर में मालवा से लेकर दक्षिण में कर्नाटक तक फैला हुआ था। संभवतः आंध्र पर इसका आधिपत्य था। गौतमीपुत्र के उत्तराधिकारियों ने 220 ईस्वी तक राज किया। इसके प्रत्यक्ष उत्तराधिकारी वशिष्ठपुत्र पुलवामियन 130 से 154 के सिक्के और अभिलेख आंध्र में पाए गए हैं, जो बताते हैं यह क्षेत्र दूसरी सदी के मध्य तक सातवाहन राज्य का अंग बन चुका था। उसने अपनी राजधानी आंध्र प्रदेश के औरंगाबाद जिले में गोदावरी नदी के किनारे पैठन या प्रतिष्ठान में बनाई। शकों ने कोकण समुद्र तट और मालवा पर अधिकार करने के लिए सातवाहनों के साथ पुनः संघर्ष छेड़ दिया। सौराष्ट्र काठियावाड़ के शक शासक रुद्रदामन प्रथम 130 से 150 ईस्वी में सातवाहनों को 2 बार हराया, मगर वैवाहिक संबंध के कारण उनका नाश नहीं किया। बाद में सातवाहन राजा यज्ञश्री सातकर्णी 165 से 194 ईस्वी में उत्तर कोकण और मालवा को शक शासकों ने वापस ले लिया। वह व्यापार और जल यात्रा का प्रेमी था। उसके सिक्के न केवल आंध्र बल्कि महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात में पाए जाते हैं। इन सिक्कों पर जहाज का चित्र है, जो जल यात्रा और समुद्री व्यापार के प्रति उसके प्रेम का परिचायक है। भौतिक संस्कृति के पहलू। सातवाहन काल में दक्कन की भौतिक संस्कृति में स्थानीय उपादान और उत्तर के वेस्ट दोनों का मिश्रण है। दक्कन के महापाषाण निर्माता लोहे का इस्तेमाल और खेती दोनों से परिचित हैं। यद्यपि लगभग 200 ईसा पूर्व के पहले हम लोहे के बने कुछ फावड़े पाते हैं, फिर भी ऐसे औजारों की संख्या ईसा के आरंभिक 2-3 सदियों में काफ़ी बढ़ी है। महापाषाण अवस्था में सातवाहन अवस्था तक फावड़े के आकार में कोई खास परिवर्तन नहीं दिखाई दिया। अंतर इतना ही कि फावड़े के मुठ अच्छी तरह और पूरी तरह लग गए थे। मुठ वाले फावड़े अतिरिक्त हंसिए, कुदाले, हॉल के फॉल, कुल्हाड़ियों, बसूले, स्तरे आदि उत्खनन स्थलों से सातकान स्तरों में पाए गए हैं। चूलदार और मुठ वाले कटारे भी मिली हैं। चूलदार और मुठ वाले बजान और कटारे मिले। करीमनगर जिले में एक उत्खनन स्थान पर लोहार की दुकान भी मिली है। सातवाहनों ने करीमनगर और वालंगल में लौह अयस्क का उपयोग किया होगा, क्योंकि पता चलता है इन दोनों जिलों में महापाषाण काल की लोहे की खदानें हैं। ईसा से पूर्व की और बाद की सदियों से लेकर कोलार क्षेत्र में प्राचीन स्वर्ण खदानें होने के साक्ष्य मिले हैं। सातवाहनों ने स्वर्ण का प्रयोग बहुमूल्य धातु के रूप में किया होगा, क्योंकि उन्होंने कुषाण की तरह सोने के सिक्के नहीं चलाए। उनके अधिकांश सिक्के सीसे लेड के हैं, जो दक्कन में पाए जाते हैं। उन्होंने पोटीन, तांबे और कांसे की मुद्रा भी चलाए। उत्तरी दक्कन में ईसा के प्रारंभिक सदियों में सातवाहनों की जगह आने वाले इक्ष्वाकुओं ने भी सिक्के चलाए। लगता है सातवाहन और इक्ष्वाकु दोनों ही दक्कन में खनिज स्रोतों का उपयोग किया। दक्कन के लोग धान की रोपनी जानते थे। शुरू में 2 सदियों में कृष्णा और गोदावरी के बीच का क्षेत्र, खासकर दोनों नदियों के मुहाने का क्षेत्र, चावल का विशाल भंडार हो गया था। दक्कन के लोग कपास भी उपाते थे। विदेशी विवरण में आंध्र प्रदेश के उत्पादन में मशहूर बताया गया है। इस प्रकार दक्कन के बड़े हिस्से में परम उन्नत ग्रामीण अर्थव्यवस्था विकसित हुई। पिल्मी के अनुसार आंध्र राज्य की सेना में 1 लाख पैदल सैनिक, 2000 घुड़सवार और 1000 हाथी थे। इससे सिद्ध होता है कि काफ़ी ग्रामीण आबादी रही होगी। यह इतनी बड़ी सेना के पोषण के लायक पर्याप्त अनाज पैदा करती रहेगी। उत्तर से संपर्क दक्कन के लोगों ने सिक्के, पकी ईंट, छल्लेदार कुएं, लेखन कला आदि का प्रयोग सीखा। भौतिक जीवन के ये अंग 300 ईस्वी पूर्व उत्तर भारत में काफ़ी महत्वपूर्ण हो चुके थे, किंतु दक्षिण में इनका महत्व 2 सदी के बाद बढ़ा। करीमनगर जिले में पिंड बक्कर 200 ईस्वी पूर्व से 200 ईस्वी में पकी ईंटें और छत में लगने वाले चिमटे, छेददार खपड़े का प्रयोग पाते। इन सबों से निर्माण में टिकाऊपन आ गया होगा। महत्वपूर्ण बात यह है कि 2वीं शताब्दी ईस्वी के ईंटों में बने 22 कुएं भी इस स्थल में पाए गए हैं। सहज ही इस घनी आबादी के विकास में सुविधा हुई होगी। हम जमीन के अंदर बनी हुई ढकी हुई नालियाँ भी पाते हैं, जिनमें गंदा पानी गड्ढों में जाता था। महाराष्ट्र में नगर ईसा पूर्व 1वीं सदी में दिखाई पड़ते हैं, जब हम कई तरह के शिल्प पाते हैं। इनका प्रसार पूर्वी दक्कन में 1 शताब्दी के बाद हुआ। पिल्मे ने लिखा है कि पूर्वी दक्कन के आंध्र देश से बहुत सारे गांवों के अलावा दीवार से घिरे 30 नगर थे। इस क्षेत्र में दूसरी सदियों में कई नगर थे, जिनकी जानकारी
अभिलेखों और उत्खननों से मिली है। भारी संख्या में मिले रोमन और सातवाहन सिक्कों के बढ़ते व्यापार का संकेत मिलता है। ये सभी पूर्वी दक्कन गोदावरी कृष्णा क्षेत्र में लगभग 1 सदी बाद दिखाई देते हैं। सामाजिक संगठन लगता है सातवाहन दक्कन के किसी राजनीति के लोग थे। वे ब्राह्मण बना लिए गए थे। सबसे प्रसिद्ध राजा गौतमीपुत्र सातकर्णी ने कहा है कि उनके विच्छिन्न होते हुए चातुष्ण्य 4 वर्णों की व्यवस्था फिर से स्थापित किया और वर्ण संकर वर्णों और जातियों के सम्मिश्रण को रोका। संभवतः वर्ण संकर का यह संकट शकों के प्रवेश और दक्कन में रहने वाले जनजातीय लोगों के सत्य ही ब्राह्मणी से उत्पन्न हुआ होगा। लेकिन जब शकों और सातवाहनों के बीच वैवाहिक संबंध होने लगा तो शकों का क्षत्रिय रूप ब्राह्मणी समाज के प्रवेश के लिए आसान हो गया। इस प्रकार बौद्ध भिक्षुओं ने देसी जनजातीय लोगों का बौद्धीकरण किया और इस कार्य के लिए बौद्ध भिक्षुओं को भूमि दान देने के लिए प्रेरित किया। वे पश्चिमी दक्का में जनजातीय लोगों के बीच बस गए। इस बात के संकेत मिलते हैं कि व्यापारी वर्ग बौद्ध भिक्षुओं की सहायता करता था, क्योंकि आरंभिक बौद्ध गुहाएं व्यापार मांगों पर भी मिली हैं। ब्राह्मणों को भूमि अनुदान या जागीर देने वाले प्रथम शासक सातवाहन ही हुए। हालांकि भिक्षुओं के लिए इस प्रकार के अनुदान उदाहरण अधिक मिलते हैं। शासन करना धर्मशास्त्र के अनुसार क्षत्रियों का परम कर्तव्य है, परंतु सातवाहन शासकों ने अपने को ब्राह्मण कहा। गौतमीपुत्र तो गर्व से कहता है कि सच्चा ब्राह्मण वही है। चूँकि आंध्रों को आरंभिक सातवाहन अभिन्न माना है, अतः संभव वे दोनों एक ही स्थानीय जनजाति के थे। ब्राह्मण धर्म स्वावलंबी हो गए। उत्तर में कट्टर ब्राह्मण लोग आंध्र को वर्ण संकर मानकर हीन समझते थे। इससे प्रतीत होता है कि आंध्र लोग जनजातीय मूल के थे और ब्राह्मणिक समाज में वर्ण संकर के रूप में ग्रहित हुए। शिल्प और वाणिज्य में हुए प्रगति के फलस्वरूप इस काल में अनेक वणिक और शिल्पी चमक उठे। वणिक लोग अपने अपने नगर का नाम अपने नाम से जोड़ने लगे। शिल्पी और वणिक दोनों ने बौद्ध धर्म के निर्मित उदारतापूर्वक दान दिए। उन्होंने स्मारक और शिल्प पट्टिकाएं स्थापित किए। शिल्पियों ने ग्रंथकों के नाम पिताता के नाम पर बारंबार उल्लिखित थे। ग्रंथकों में शिल्पी कहलाते थे और जो इत्र आदि बनाते थे। बाद में इस शब्द का अर्थ व्यापक हो गया और हर प्रकार के दुकानदारों के लिए शब्द प्रयुक्त होने लगा। आज का उपनाम गांधी इसी प्राचीन शब्द से निकला है। सातवाहनों के बारे में सबसे दिलचस्प ब्यौरा उनकी पारिवारिक रचना से समृद्ध है। उत्तर भारत के आयोजनों से समाज में पिता का महत्व माता से अधिक था। अब तक हम उत्तर भारत के जिन राजाओं की चर्चा कर चुके हैं वे सभी पितृसत्तात्मक समाज के हैं, परंतु सातवाहनों में हमें मातृ सर्वनात्मक ढांचे का आभास मिलता है। उसके राजाओं के नाम पर उनकी माताओं के नाम रखने की प्रथा थी। गौतमीपुत्र, वशिष्ठपुत्र आदि नाम बताते हैं। उनके समाज में माता अधिक प्रतिष्ठा अधिक थी माता की। आज प्रायद्वीपीय भारत में पुत्र के नाम पर पिता के नाम का अंश जोड़ने की परंपरा है। माता के नाम को कोई स्थान नहीं है, जिससे पितृत्व प्रभाव लक्षित होता है। रानियों ने स्व अधिकार पूर्वक बड़े बड़े धार्मिक दान दिए। कई रानियों ने तो प्रतिप्रशक रेजिमेंट के रूप में काम किया, किंतु सारतः सातवाहन राजकुल पितृतंत्रात्मक था, क्योंकि राज सिंहासन का उत्तराधिकारी पुत्र ही होता था। प्रशासनिक ढांचा सातवाहन शासकों ने धर्मशास्त्र में बताए गए राज्यों के आदेश पर चलने का प्रयास किया। राजा धर्म का संरक्षक होता था। इसमें कुछ देवी गुणों का होना माना जाता था। सातवाहन राजा का वर्णन राम, भीम, केशव, अर्जुन आदि पौराणिक महापुरुषों के गुणों से विभूषित रूप में किया गया। बल और पराक्रम में राजा की तुलना उक्त पौराणिक पुरुषों और दिव्य भूतों से की गई। स्पष्टतः ऐसा सातवाहन राजा में देवत्व सिद्ध करने के लिए किया जाता था। सातवाहनों ने कई प्रशासनिक इकाइयाँ वही रखी जो अशोक के काल में पाई जाती थी। उस समय जिला को अशोक के काल की तरह आहार कहते हैं। उनके अधिकारी मौर्य काल की तरह अमात्य और महामात्य कहलाते थे, परंतु सातवाहनों के प्रशासन में हमें कुछ खास दैनिक सैनिक और सामांतिक लक्षण पाते हैं। यह गौर करने की बात है कि सेनापति को प्रांत का शासना अध्यक्ष व गवर्नर बताया जाता था। चूँकि दक्कन की जनजातीय लोगों का ना तो पूरा ब्राह्मणीकरण हुआ करता था, न ही अपने आप को नए शासन के अनुकूल बन पाए थे, इसलिए उन्हें प्रबल सैनिक नियंत्रण में रखना आवश्यक था। ग्रामीण क्षेत्रों में शासन का काम गोलमेक को सौंपा जाता था। गोलमेक एक सैनिक टुकड़ी का प्रधान होता था, जिसमें 9 रथ 25 घोड़े और 35 पैदल सैनिक होते थे। गोलमेक को ग्रामीण क्षेत्रों में इसलिए रखा जाता था कि वह शांति व्यवस्था को बनाए जा सके। सातवाहन शासन में शैल लक्षण भी इससे प्रकट होते हैं। उनके अभिलेखों में कटक, स्कंदवाद,
शब्दों का खूब उल्लेख मिलता है। सैनिक शिविर बस्तियां होती थीं, तब तक प्रशासनिक केंद्र के रूप में काम करते थे जब तक वहां राजा स्वयं रहते थे। इस प्रकार सातवाहन शासन में दमन की नीति का प्रमुख स्थान था। सातवाहन में ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं को कर मुक्त ग्राम दान देने की प्रथा प्रारंभ करी, जो आबाद भूमि ग्राम देने के लिए किए जाते थे। उन्हें राजपुरुषों और सैनिकों की ओर से हर कोटि राज्य अधिकारों को हस्तक्षेप करने के मुक्त घोषित कर दिया जाता था। अतः दान दिए जाने वाले ऐसे क्षेत्र सातवाहन राज्य के भीतर छोटे छोटे स्वतंत्र द्वीपी जैसे बन गए। संभवतः बौद्ध भिक्षु भी अपने निवास स्थान में लोगों के शांति और सदाचार के नियमों का पालन करने, राजसत्ता का सामाजिक व्यवस्था आदर करने का उपदेश दिया करते थे। बेशक वर्ण व्यवस्था सुदृढ़ बनाने में ब्राह्मणों की मदद मिली और इससे समाज में स्थिरता आई। सातवाहन राज्य सामंतों की 3 श्रेणियाँ थीं। पहली श्रेणी का सामंत राजा कहलाता था, उसे सिक्का डालने का अधिकार रहता था। द्वितीय श्रेणी का सामंत महाभोज कहलाता था और तृतीय श्रेणी का सेनापति होता था। ऐसा लगता था इन सामंतों में अपने अपने इलाके में कुछ सत्ता प्राप्त कर ली है। धर्म। सातवाहन शासक ब्राह्मण थे। उन्होंने ब्राह्मण के विजयवान अभियान का नेतृत्व करा। प्रारंभ में राजा और रानियों ने अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी आदि यज्ञ किए। वे कृष्ण वासुदेव जैसे वैष्णव संप्रदाय के भी उपासक थे। यज्ञ अनुष्ठानों ब्राह्मणों में उन्होंने प्रचुर